हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में राजनीति विज्ञान मूल आधार में शक्ति की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम शक्ति की एक नवीन पहलू शक्ति के सिद्धांत का अध्ययन आज की क्लास में करेंगे। शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों की बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों की बात की है। एक एक करके हम शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों का यहां जिक्र करेंगे। पहला जो शक्ति का सिद्धांत है वो है लॉसवेल का वितरणात्मक सिद्धांत। हैरोल्ड लॉसवेल, जो कि शक्ति की अवधारणा पर काफी विस्तार से हैरोल्ड लॉसवेल ने लिखा है, एक बुक हैरोल्ड लॉसवेल ने इस विषय पर लिखी जो 1936 में पब्लिश हुई थी और बुक का नाम था पावर, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। इस पुस्तक में लॉसवेल ने शक्ति की अवधारणा या शक्ति का जो वितरणात्मक सिद्धांत है उस पर विस्तार से चर्चा की है। वास्तव में इस पुस्तक में लॉसवेल ने मूल्यों के वितरण, और मूल्यों का तात्पर्य यहां संसाधनों से है, तो संसाधनों के वितरण पर विशेष बल दिया था। संसाधनों के वितरण की बात करते हुए हैरोल्ड लॉसवेल ने कहा कि शक्ति का जो बंटवारा किया जाए या मूल्यों के वितरण के समय या संसाधनों के वितरण के समय शक्ति का झुकाव निम्न वर्ग की तरफ होना चाहिए, ताकि निम्न वर्ग को संसाधनों, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो सके और उनका सशक्तिकरण किया जा सके, या ये कहें कि उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। लॉसवेल ने जो ये सिद्धांत दिया यानी शक्ति का वितरणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत को उन्होंने उपचारात्मक विधि कहा। उपचारात्मक विधि जैसे मान लो कोई रोग होता है, बॉडी में कोई डिजीज हो गई, तो उसको क्योर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से लॉसवेल ने कहा कि समाज का वो वर्ग जो कि अपेक्षित रहा, शक्ति विहीन है, निम्न वर्ग है, उस वर्ग के उत्थान के लिए या उस वर्ग को पावरफुल बनाने के लिए शक्ति या संसाधनों का वितरण करते समय उनकी ओर झुकाव रखा जाना है। इसीलिए उनके इस सिद्धांत को कई बार उपचारात्मक विधि या उपचारात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यों या संसाधनों के वितरण के संबंध में लॉसवेल ने शक्ति का जो वितरणात्मक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन अपनी पुस्तक पावर, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में 1936 में किया। शक्ति के दूसरे सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वह है शक्ति का सांस्कृतिक सिद्धांत। और शक्ति के सांस्कृतिक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो एक नारीवादी जिनका नाम विम किमलिका है। उन्होंने शक्ति के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और शक्ति के इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए विम किमलिका ने लिखा कि वास्तव में शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो संस्कृति है। यानी एक प्रकार से संस्कृति शक्ति को प्रभावित करती है। संस्कृति जिन समाजों की में संस्कृति जिस प्रकार की होगी वो उस तुलनात्मक रूप से उसी रूप में शक्तिशाली होते हैं। तो इस प्रकार से विम किमलिका ने अपनी पुस्तक में शक्ति के सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और संस्कृति को यहां शक्ति का मुख्य स्रोत उन्होंने माना कि संस्कृति शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। शक्ति के नेक्स्ट थ्योरी की बात की जाए तो वो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स द्वारा शक्ति के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि अब तक के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो हमेशा यह बात सामने आएगी कि समाज में दो विरोधी वर्ग रहे हैं और उन वर्गों में परस्पर संघर्ष रहा है। तो ये कहा कि समाज में परस्पर विरोधी वर्गों के मध्य जो संघर्ष है वो रहा है, और इस संघर्ष का जो मूल कारण क्या है
क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में या इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या उन्होंने की, तो उसमें इस बात को क्लियर कट उन्होंने लिखा कि सारा का सारा बल किस पर, अर्थव्यवस्था पर, या ये कहें कि उत्पादन प्रणाली पर उनका रहा। उन्होंने जब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की द्वंद्वात्मक सिद्धांत के आधार पर, तो उन्होंने कहा कि परस्पर इतिहास के प्रत्येक युग में दो परस्पर विरोधी वर्गों के मध्य संघर्ष रहा, और उस संघर्ष में जो द्वंद्वात्मक प्रणाली है उससे एक नए तत्व को जन्म दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने सारा का सारा बल है वो आर्थिक तत्व पर दिया, अर्थव्यवस्था पर दिया। उन्होंने कहा कि समाज का जो वर्ग अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करता है वो शोषक वर्ग है, जो कि शक्तिशाली है, और दूसरा समाज का एक ऐसा वर्ग है जो संसाधनों से विहीन है। उन्होंने हैव और हैव नॉट शब्द इसके लिए काम में लिया। तो इस प्रकार से जो संसाधनों से वंचित है वो शोषित वर्ग है, और वो शोषित वर्ग है वो शक्ति से वंचित है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का यानी या शक्ति का मूल जो सोर्स है वो किसे, अर्थव्यवस्था को या आर्थिक तत्व पर यहाँ कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में सारा का सारा बल किस पर दिया, आर्थिक तत्व पर दिया। यानी अर्थव्यवस्था ही वो तत्व है जो शक्ति को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम इसको उत्पादन प्रणाली कह सकते हैं कि उत्पादन प्रणाली है वो शक्ति का निर्धारण करती है। उत्पादन प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होगा वो शोषक वर्ग होगा, वो शक्तिशाली वर्ग होगा। जिसके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों का अभाव है, तो वो वर्ग है वो क्या है, शक्ति विहीन होगा, उसकी अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होगा। और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में इसको उन्होंने विस्तार से बताया भी है। उसके बाद में आता है शक्ति का जो नारीवादी सिद्धांत है। नारीवादी सिद्धांत जो आधुनिक जो नारीवादी हैं उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नारीवादियों ने इस पर विस्तार से लिखा है, और नारीवादियों का यह मानना है, जो नारीवादी हैं उन्होंने इस संबंध में कहा है कि ये महिला अधिकारों और उनकी शक्ति के लिए मांग करते हैं। इनकी जो मूल मान्यताएं हैं उनको हम बिंदुवार देख लेते हैं। नंबर 1, ये पुरुष प्रधान या ये कहें पितृसत्तात्मकता का विरोध करते हैं। हमारे समाजों में विशेष रूप से पितृसत्तात्मकता का प्रचलन रहा है, तो नारीवादी हैं वो पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसका हमेशा विरोध करते हैं, पितृसत्तात्मक शक्ति का ये विरोध करती है। दूसरा, यौन भेद व लिंग भेद के अंतर को का भी ये विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यौन आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो अनुचित है, और जो लिंग भेद होता है वह अनुचित है। इसी प्रकार महिलाओं के राजनीतिक आर्थिक अधिकारों की मांग नारीवादियों द्वारा की जाती है। तो ये नारीवादी ये लिंग भेद इत्यादि का विरोध करते हैं। अब नारीवाद की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, हम उन शाखाओं के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। नारीवाद की कौन कौन सी शाखाएं हैं। मूल रूप से नारीवाद की 3 प्रमुख शाखाएं मानी जा सकती हैं, या 4, या ये कहें। इसमें एक है उदारवादी नारीवादी, और उदारवादी नारीवादी वे हैं जो केवल महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। उदारवादी नारीवादियों में विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है J.S. मिल का, जिन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार का समर्थन किया। मैरी वॉलस्टाइन हैं, जिगलर हैं, ये प्रमुख हैं जो उदारवादी नारीवादी हैं, जो कि महिला के राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। नारीवाद की जो दूसरी शाखा है वो है समाजवादी नारीवादी शाखा, और समाजवादी नारीवादी शाखा है इसमें विशेष रूप से आर्थिक अधिकारों यानी महिलाओं के लिए आर्थिक अधिकारों की मांग की जाती है। घरेलू कार्यों को आर्थिक कार्यों का दर्जा देने की वकालत इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा तीसरी जो शाखा है नारीवादियों की वो है रेडिकल या उग्र नारीवादी। ये उग्र नारीवादी जो शाखा है नारीवाद की वो ये मानती है कि महिलाओं को पुरुषों से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। पुरुषों के सभी प्रकार के संबंध विच्छेद की बात करती हैं। ये भी कहती हैं कि महिलाओं को पुरुषों से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। महिलाओं के लिए एक अलग समाज की ये मांग करते हैं, जिसमें विशेष रूप से केट मिलेट, फायरस्टोन इत्यादि नारीवादी हैं। संरचनावादी शाखा ये समाज की संरचनाओं यथा परिवार, जाति, धार्मिक, शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य में महिलाओं के लिए उचित अधिकारों की मांग करती हैं। इसके समर्थकों में सिमोन द बुआ, ये देवदासी जो प्रथा है वो जैसे देवी या दासी जैसी प्रथाएं हैं उनकी समानता का दर्जा नहीं देती हैं। पर्यावरण नारीवादी शाखा पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ये मानती हैं।
अतः महिलाओं का विकास करना चाहिए क्योंकि महिला पर्यावरण प्रेमी होती हैं, ऐसा पर्यावरण नारीवादियों का मानना है। तो इस प्रकार से शक्ति के विभिन्न सिद्धांतों को यहाँ हमने अलग अलग हेडिंग्स में यहाँ देखने का प्रयास किया। ये शक्ति के प्रमुख सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।